वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है फ्रेंचाइजिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो ये जो तीनों टॉपिक्स हैं ये हम इसी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये तीनों टॉपिक्स किस बारे में हैं एंड ऑल द थिंग्स दैट वी नीड टू स्टडी अबाउट इट। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी हम एक बिजनेस फर्म सेटअप करते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहला टारगेट होता है सर्वाइवल, कि ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है, इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम सर्वाइव कर सकें। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? वी कैन कवर आवर कॉस्ट। हम इतना रेवेन्यू जनरेट करें, इतना पैसा कमा लें अपने गुड्स को बेचकर कि जितनी हमारी कॉस्ट लगी है उस गुड को प्रोड्यूस करने में वो कवर हो जाए। सो टू कवर ऑल द कॉस्ट दिस टर्म इज रेफर टू एज सर्वाइवल। बट ऑब्वियसली अगर एक बिजनेसमैन रिस्क बियर कर रहा है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा भी तो अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो अपने एफर्ट्स ऐड कर रहा है उस बिजनेस को रन करने के लिए। तो उसे अपने बिजनेस की ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि वो प्रॉफिट्स अर्न कर सके। तो सर्वाइव करने के बाद आपने मार्केट में सर्वाइव कर लिया, आपने अपनी मार्केट में एक स्पेस बना लिया, अब आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपीट कर पा रहे हो और आपकी कॉस्ट भी कवर हो रही है। द नेक्स्ट स्टेप इज प्रॉफिट, कि अब आपने प्रॉफिट जनरेट करना है कि आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कमा सको ओवर द कॉस्ट। आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लो कि सपोज आपने 2 करोड़ की सेल्स करी और आपकी 1 करोड़ की कॉस्ट थी, तो आपने 1 करोड़ इज द अमाउंट जो आपने एज अ प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, फिर इसके बाद जब आपने प्रॉफिट भी कमाना शुरू कर दिया और आप रेगुलर बेसिस पर आपको सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी आ रहा है और आपने प्रॉफिट बढ़ा भी दिया, अब हम क्या करते हैं? अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस होता है। ये जो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस है इसे कहते हैं ग्रोथ। इट इज द एक्चुअल ग्रोथ। तो जब हम बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं दिस इज रेफर टू एज एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस को एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं अब हम? तो एक्सपेंशन जो होता है ना वो 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है इंटरनल एक्सपेंशन और एक होता है एक्सटर्नल एक्सपेंशन। ठीक है, तो अब एक्सपैंड करने के लिए अगर हम एक्सपेंशन की ही बात कर रहे हैं, एक्सपैंड करना है, सर्वाइव करना है या प्रॉफिट कमाना है, हमें अपने बिजनेस में नए नए आइडियाज लेकर आने पड़ते हैं, राइट? तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा चाहता है कि एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ आइडियाज बना रहे, कि आइडियाज जो है उसके पास नए नए आते रहें, कैसे क्रिएटिव आइडियाज आते रहें, इनोवेशन वाले आइडियाज आते रहें, सो दैट ही कैन अर्न अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। सपोज उसके पास एक ऐसा आइडिया आया कि मैं इस तरीके से अगर प्रोडक्शन करूंगा तो मेरी कॉस्ट जो है ना प्रोड्यूस करने की वो कम लगेगी, या अगर मैं इस तरीके से प्रोडक्शन करूं कि मेरे इनपुट्स जो हैं, जो रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं वो कम लगे और मेरा आउटपुट बहुत ज़्यादा आए। तो अगर मेरी कॉस्ट कम हो गई तो मैं सामान कम पैसों में भी बेच सकती हूँ, मेरी सेल्स बढ़ जाएगी और मेरे को प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलेगा। सो दीज आर वेरियस वेज जो कि एक एंटरप्रेन्योर अपने माइंड में सोचता है कि नए नए आइडियाज लेकर आऊँगा, उसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ग्रोथ हो जाएगी। एंटरप्रेन्योर जब ग्रोथ की मतलब इफ ही इज ऑन द रोड ऑफ अ ग्रोथ, अगर वो ग्रोथ चाह रहा है तो वो सिर्फ लीडर का ही काम नहीं करता कि बिजनेस को चलाना है, वो बिजनेस को मैनेज भी प्रॉपर तरीके से करता है। उसके पास वो ऐसे फंक्शंस लेकर आता है कि बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ सके और वो अपनी मैनेजरियल एबिलिटी को और बढ़ाने की कोशिश करता है, अपने बिजनेस के स्केल को बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर बिजनेस एक्सपैंड होगा तभी मार्केट में उसकी पोजिशन और अच्छी हो पाएगी। अब एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे थे, तो इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरीके के एक्सपेंशन होते हैं। नाउ व्हाट इज इंटरनल एक्सपेंशन? इंटरनल एक्सपेंशन काफ़ी स्लो और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इंटरनल एक्सपेंशन से क्या हो सकता है? बिजनेस की एक्टिविटीज़ बढ़ सकती है, बिजनेस की सेल बढ़ सकती है। सपोज मैंने क्या करा, एक न्यू मशीनरी खरीद ली। न्यू मशीनरी खरीदने से क्या हुआ? अब मैं मार्केट में पहले सपोज एक प्रोडक्ट की 2000 यूनिट्स बेचती थी, अब मैं उसी प्रोडक्ट की 3000 यूनिट्स बेच सकती हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा गुड मेरा प्रोड्यूस होगा, सेल ज़्यादा बढ़ेगी। मैं एक और ऐसी मशीनरी लेकर आई जिससे क्या हुआ? लेबर कम लग रही है मेरी, तो लेबर को मैं रिमूव कर दूंगी। मुझे लेबर के साथ जो भी हमारी टेंशन होती है वो सारी रिमूव हो जाएगी और मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज, अगर हमें एक्सपैंड करना है तो नंबर ऑफ मशीन्स लेकर आ सकते हो, न्यू मशीन्स रिप्लेस कर सकते हो ओल्ड मशीन्स को या ओल्ड ऐसी चीज़ों को जिससे आपका टाइम ज़्यादा लग रहा था किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। आप एरिया ऑफ प्रोडक्शन में, जैसे मैंने बताया ना, कॉस्ट कम कर दो, तो ऐसे न्यू आइडियाज़ लेकर आ सकते हो एरिया ऑफ प्रोडक्शन में, ताकि आपका जो एक्सपेंशन है वो हो जाए। तो दिस इज़ द इंटरनल एक्सपेंशन, कि आप कुछ भी, आपने नई बिल्डिंग खरीदी, फिर नई बिल्डिंग खरीदने के बाद वहाँ पर एम्प्लॉयज़ रखे, वहाँ पर नई नई मशीन्स लेकर आए, वहाँ पर आपने पूरा प्लांट सेटअप करा,
फिर वहाँ से सेल करनी शुरू करी। ये इंटरनल एक्सपेंशन होता है और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा पैसे इसमें आपके लगते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपने इंटरनल एक्सपेंशन करना है तो इंटरनल एक्सपेंशन में आपसे 2 चीज़ें करनी है आपने। बेसिकली सबसे पहली चीज़ क्या है, आपने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ा देना है। 1 मशीन की जगह 2 मशीन्स रख ली, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय कर ली, ज़्यादा बड़ा प्लांट एक और सेटअप कर दिया। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ा सकते हो। कैपिटल स्ट्रक्चर इन द सेंस और शेयर्स इशू कर सकते हो, और ज़्यादा पैसा फाइनेंस करके और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये आपका इंटरनल एक्सपेंशन होता है जिससे आपको भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है एक्सटर्नल एक्सपेंशन। एक्सटर्नल एक्सपेंशन का दूसरा नाम होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्सटर्नल एक्सपेंशन? बिजनेस कॉम्बिनेशन। ओके, अब देखो एक्सटर्नल एक्सपेंशन का मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। इस बिजनेस, ये सपोज बिजनेस ए है, ये बिजनेस बी है, इन दोनों ने कंबाइन करके बिजनेस सी बना लिया। तो क्या होगा, इसके सारे रिसोर्सेज भी आ गए, इसके सारे रिसोर्सेज भी आ गए, तो दोनों मिलकर एक बड़ा सा बिजनेस बना रहे हैं ना, तो आपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लिया। तो एक्सटर्नल एक्सपेंशन कब होता है? व्हेन 2 और मोर बिजनेस एंटरप्राइजेस कम टुगेदर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपैंड द बिजनेस। तो इसलिए इसे हम एक्सटर्नल एक्सपेंशन कहते हैं। अब ये अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है। तो नंबर 1 होता है फ्रेंचाइजिंग, नंबर 2 होता है मर्जर्स, और नंबर 3 होता है एक्विजिशंस। ठीक है, सो ये 3 फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एक्सपेंशन होते हैं। अब एक्सटर्नल एक्सपेंशन से क्या क्या फायदे हमें देखने को मिल रहे हैं? ऑब्वियसली जो कैपिटल ए फर्म की है, जो कैपिटल बी फर्म की है, ये दोनों कंबाइन हो रही है ना, तो यानी कि कैपिटल बेस आपकी कंपनी का बढ़ जाता है। कैपिटल बेस बढ़ जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। फिर इसके बाद एक तो कैपिटल बेस बढ़ रहा है, ये इसका पहला बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट होता है कंपटीशन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। कंपटीशन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? सपोज पेप्सी और कोक, ये 2 फर्म्स हैं, कितना कंपटीशन है इन दोनों के बीच में, दे बोथ आर कंपीटिंग विद ईच अदर। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, ये दोनों साथ में आ जाए, दे हैव नो अदर कॉम्पिटिटर, इन दोनों का कोई और कॉम्पिटिटर है ही नहीं। सो इट विल बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म जिसकी कैपिटल बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी। तो आप अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ा सकते हो और कंपटीशन भी हटा सकते हो। तो एक तो होता है कि दोनों साथ आ गई, दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है। एक बिजनेस आप 2 बिजनेस इस भी तरीके से कंबाइन करते हैं कि एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस पर टेक ओवर कर लिया, दूसरे बिजनेस को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो जिसने अपने कंट्रोल में लिया है उसके पास पावर बढ़ गई। बेसिकली बिजनेस कॉम्बिनेशन के ये फायदे होते हैं कि इंटरनल एक्सपेंशन के कंपैरिजन में बहुत तेजी से हमारा बिजनेस बढ़ जाता है, कैपिटल बढ़ जाती है और हमारा एलिमिनेट कर सकता है हम एक्स्ट्रा कंपटीशन। अब इसमें सबसे पहले जो हम समझेंगे टर्म वो है फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, तो फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या होता है? फ्रेंचाइजिंग एक तरीके का अरेंजमेंट है। The first thing that we are going to study about is franchising. फ्रेंचाइजिंग क्या होती है? फ्रेंचाइजिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज एक एंटरप्रेन्योर है, एक इंडिविजुअल है, वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। बट जब हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। पहले तो हमें नया आइडिया चाहिए, फिर इसके बाद ऑलरेडी कंपटीशन मार्केट में इतना है, तो लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानेंगे? तो अपने प्रोडक्ट को फेमस करवाना ही बहुत बड़ी दिक्कत होती है। फिर एक बिजनेस को जो हम सेटअप करते हैं तो आपने इतने बिजनेस प्लान ही आपने इतना बड़ा पढ़ा है अभी। बिजनेस प्लान कितना बड़ा होता है? पहले आपको प्रोडक्शन प्लान बनाना पड़ता है, मार्केटिंग प्लान बनाना पड़ता है, फाइनेंसिंग प्लान बनाना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अरेंज करनी पड़ रही हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो अब ऐसी प्रॉब्लम से हटना है। ठीक है, तो इस पर्सन को ये प्रॉब्लम थी। एक दूसरा पर्सन, ये सपोज मेरे पास मिस्टर ए है, तो ये इनकी प्रॉब्लम थी कि इन्हें बिजनेस तो सेटअप करना है, इनके पास फंड्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस करें किस चीज़ में, बिजनेस सेटअप कैसे करें, कौन से एरिया में करें, प्रॉब्लम आ रही है इनको। एक है मिस्टर बी। अब इनके पास क्या बेनिफिट है? मतलब ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। इनकी कोई फर्म है, कोई कंपनी है, और ये चाहते हैं कि इनकी जो कंपनी है इसका नाम बढ़ जाए। इन्हें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमाने, इनको बस ये कि इनकी कंपनी का नाम बढ़ जाए, तो और एक रेगुलर इनकम इनकी कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाए, इन्हें ओवर एक्स्ट्रा इनकम भी कमाने, और इनके बिजनेस का नाम बढ़ जाए। इनकी कंपनी जो इन्होंने सेटअप करी है ना, इसका नाम बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करना है इन्हें इस कंपनी को एक्सपैंड करना है। तो इन्होंने क्या करा, ये मिस्टर ए से मिले और इन्होंने मिस्टर ए को कहा कि तुम एक काम करो,
सपोज इनकी हल्दीराम की कंपनी थी, ठीक है, हल्दीराम के अलग अलग फ्रेंचाइजीज देखते हो आप, अलग अलग एरियाज में आपको हल्दीराम आपको मिल जाएगा, है ना। तो अब इन्होंने मिस्टर ए से कहा कि अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो तुम क्या करो, मेरी जो कंपनी है वैसा ही एक और इसका आउटलेट जो है खोल दो, मतलब एक और स्टोर खोल दो, ठीक है। तो तुम मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हीं को ही मैन्युफैक्चर करो, मैं तुम्हें सारी टेक्निक्स बताऊंगा कि इस तरीके से मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ये मेरी कंपनी की गाइडलाइंस हैं, और सेम डिट्टो मेरे जैसा ही तुम्हें कोई नया आइडिया लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया प्लान, बिजनेस प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास जो फंड्स हैं वो लगा दो और ऐसी कंपनी खोल दो। मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा कि कैसे कैसे लोगों को एम्प्लॉय करना है, सारे प्रोसेस में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी राइट मैं तुम्हें राइट दे रहा हूँ कि मेरे नाम का जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करके तुम बेचो। तो एक राइट उन्होंने उसको दे दी ना, वैसे कोई किसी और का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके नहीं बेच सकता, बट दिस पर्सन, ये पर्सन क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें राइट प्रोवाइड कर दूंगा, डॉक्यूमेंट साइन कर लो, और तुम्हें कुछ भी कंपनी सेटअप करने के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं, इतने सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लीगल कंप्लाइंसेज होती हैं, यू हैव टू डू नथिंग, आप मेरे जो भी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसे सेटअप कर दो, तुम्हारे पास तो फंड्स अवेलेबल है, तो तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होगी, मेरा बिजनेस भी एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। अब इससे मिस्टर बी को क्या फ़ायदा है, मिस्टर बी ने कहा दैट आई विल हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग ऑल द सर्विसेज, आपको क्या करना है, मुझे एक रेगुलर पेमेंट देनी पड़ेगी, रेगुलर पेमेंट या फिर जितनी भी तुम्हारी सेल होगी उसका कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज मुझे चाहिए, कुछ परसेंट या कुछ अमाउंट जो भी तुम्हारे पास प्रॉफिट आएगा वो मुझे चाहिए। तो मिस्टर बी को ये फ़ायदा हो गया, मिस्टर बी ने इसको परमिशन दे दी, राइट्स दे दी कि आप जो है मेरे प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो, इसी को ही फ्रेंचाइजिंग कहते हैं, ओके। तो अब हम आते हैं फ्रेंचाइजिंग की डेफिनेशन पर। अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन समझें तो फ्रेंचाइजिंग की डेफिनेशन क्या होती है, तो अब इसका क्या मतलब बना इस डेफिनेशन का कि फ्रेंचाइजिंग क्या है, ये एक तरीके का अरेंजमेंट है जहां पर मैन्युफैक्चरर या सोल मतलब अकेला डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ट्रेडमार्क्ड प्रोडक्ट और सर्विस, जैसे मैंने आपको हल्दीराम का एग्जाम्पल लिया या मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल ले लो, तो ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना ये ट्रेडमार्क्ड प्रोडक्ट है। ट्रेडमार्क्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि इन्होंने अपना एक ट्रेडमार्क लिया हुआ है कि ऐसा प्रोडक्ट या ये जो मेरा प्रोडक्ट है इस नाम से कोई और नहीं बेचेगा, सो दैट इज द ट्रेडमार्क। नाइकी, एडिडास, जितने भी शोरूम्स होते हैं ये सारे ट्रेडमार्क प्रोडक्ट या सर्विसेज होते हैं। तो एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पर एक मैन्युफैक्चरर या सोल डिस्ट्रीब्यूटर है एक ट्रेडमार्क प्रोडक्ट या सर्विस का, उसने क्या करा, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जैसे किसी भी एक पर्सन को या फिर इंडिपेंडेंट रिटेलर्स को एक राइट दे दी, एक एक्सक्लूसिव राइट दे दी कि तुम जो है मेरे प्रोडक्ट को बेच सकते हो, गिव्स एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन टू इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूशन की राइट्स दे दी, इंडिपेंडेंट रिटेलर्स या लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहा कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो मेरे प्रोडक्ट्स और सर्विस, मेरे ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स और सर्विस। तो ये जो पर्टिकुलर राइट है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजिंग। किसके बदले में, इन रिटर्न फॉर देयर पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज, जो भी उन्हें ये फायदा मिला है, इतना बड़ा ब्रांड नेम उन्हें मिल गया, इतने बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स वो बेच सकते हैं खुद मैन्युफैक्चर करके, वो ब्रांड उन्हें पूरा प्रोसीडियर बता रहा है और ऑपरेशंस बता रहे हैं क्या क्या परफॉर्म करने, और वो इतने बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स बेच पा रहे हैं। अब ऑलरेडी वो इस्टेब्लिश्ड फर्म है, मैकडॉनल्ड्स एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फर्म है जिसका ऑलरेडी इतना नाम हो चुका है, उसकी एडवर्टीजमेंट्स इतनी हो चुकी हैं, पीपल आर अवेयर अबाउट इट्स क्वालिटी, पीपल लव दिस प्रोडक्ट, तो लोग ऑलरेडी जाकर खरीदेंगे, ऑलरेडी आपकी सेल्स जो है वो डबल ट्रिपल होंगी। अगर आप एक नॉर्मल स्टार्टअप करते तो पहले आप उसके एडवर्टीजमेंट करते, उसके बारे में फैलाते, उसमें इतनी कॉस्ट लग जाती, तो आपने डायरेक्टली ही एक कंपनी की फ्रेंचाइजी खरीद ली और आप उसको उसकी रॉयल्टीज़ की पेमेंट के बदले में पैसा कमा रहे हो। यू सी एडिडास शोरूम्स, नाइकी शोरूम्स, तो ये सारी क्या है, ये फ्रेंचाइजीज हैं। सो पीपल परचेज दीज फ्रेंचाइजीज फ्रॉम द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क प्रोडक्ट, उस ट्रेडमार्क प्रोडक्ट के ओनर से वो फ्रेंचाइजी खरीदते हैं और फिर उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को बेचते हैं उस पर्टिकुलर एरियाज में। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे उस पर्सन को फ़ायदा हो गया कि उसे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और ये सारी कॉस्ट उसकी रिड्यूस हो गई, और विद लेस बर्डन उसने बिजनेस स्टार्ट करते ही प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। और दूसरे पर्सन को क्या फ़ायदा हो रहा है, जो इस राइट को प्रोवाइड कर रहा है उसको फ़ायदा ये हो रहा है कि अगर उसके पर्टिकुलर एरियाज में उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो उन एरियाज में भी वो अपने प्रोडक्ट की मार्केट बढ़ा सकता है बाय प्रोवाइडिंग दिस राइट टू द लोकल रिटेलर्स। उस जगह के जो इंडिपेंडेंट लोकल रिटेलर्स हैं उनको ये राइट प्रोवाइड करके, तो उसके प्रोडक्ट का जो नाम होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, उसकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और इन रिटर्न उसे पेमेंट भी मिल रही है। ठीक है, तो ये फ्रेंचाइजिंग होती है। अब इसके बाद हम इसके आगे थोड़ी सी डिटेल समझेंगे। तो जो पर्सन या जो कंपनी ये फ्रेंचाइजिंग की राइट्स प्रोवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजर।
जैसे जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा इसमें मिस्टर बी जो थे वो फ्रेंचाइजर थे, और जो पर्सन या जो इंडिविजुअल, जो इंडिपेंडेंट रिटेलर जिनको ये राइट मिलती है उन्हें क्या बोलते हैं? फ्रेंचाइजी। तो इस वाले एग्जाम्पल में मिस्टर ए जो थे वो कौन थे? फ्रेंचाइजी थे। और अब एक अग्रीमेंट साइन करनी पड़ती है इस फ्रेंचाइजिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। बेसिकली वो एक अग्रीमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं। सो देयर इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस जो दोनों को माननी है, मिस्टर बी को कितनी पेमेंट देनी है, कितनी पेमेंट का मतलब अगर इतनी % सेल्स होगी तो आप मुझे इतनी पेमेंट दो, और फ्रेंचाइजी मतलब मिस्टर ए को बी को कितनी पेमेंट मिलेगी। ओके, फिर इसमें ये भी मेंशन किया जाता है कि मिस्टर ए को कौन कौन से लॉस को मानना है। मिस्टर ए क्वालिटी खराब नहीं करेगा प्रोडक्ट की, क्योंकि इससे फ्रेंचाइजर के, जैसे मैकडी का कोई फ्रेंचाइजी है, वहाँ पर कोई गलत तरीके से गुड प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे पूरे फर्म के ऊपर नाम जाएगा ना। पीपल लिविंग इन एवरी एरिया, वहाँ पर वो उस मतलब हर फ्रेंचाइजी की सेल गिर जाएगी। अगर मैकडी सपोज या हल्दीराम का एग्जांपल लो तो वो इस एरिया में है, तो और बाकी सारे भी उसकी फ्रेंचाइजीज अलग अलग एरियाज में। सपोज यहाँ पर कोई इशू हो गया तो इस ट्रेडमार्क, इस वर्ड का नाम खराब हो जाएगा ना। इस वर्ड का नाम खराब हो गया तो फिर इन सारी फ्रेंचाइजीज में भी लोग जाना बंद कर देंगे, तो यहाँ की भी सेल गिर जाएगी। तो इसलिए जो फ्रेंचाइजी होती है, तो ये फ्रेंचाइजर को डर भी लगा रहता है कि किसी भी फ्रेंचाइजी में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो फ्रेंचाइजी को टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ती हैं, सारे रूल्स मानने पड़ते हैं फ्रेंचाइजर के, और ये लीगल डॉक्यूमेंट है जहाँ पर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है। सो इस लीगल डॉक्यूमेंट का क्या नाम होता है? इस लीगल डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं फ्रेंचाइज अग्रीमेंट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फ्रेंचाइज अग्रीमेंट। फिर इसके बाद फ्रेंचाइजिंग जो है इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, तो हम टाइप्स समझेंगे पहले। तो टाइप समझने से पहले फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले हम थोड़ा सा वो डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रेंचाइज अग्रीमेंट में पहला तो होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन, कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन में बताया जाता है कि मिस्टर बी जो हैं वो अपनी एक फर्म की फ्रेंचाइज मिस्टर ए को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट में पूरा प्रॉपर लिखा जाता है। फिर उसके बाद एक ऑपरेशन मैनुअल होती है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद कर लाते हो मार्केट से, लाइक फ्रिज लेकर आए तो उसमें मैनुअल दिया जाता है ना, आप चिमनी लेकर आए तो उसमें मैनुअल होती है प्रॉपर कि कैसे कैसे आपको इसे यूज़ करना है। तो वही एक ऑपरेशनल मैनुअल होती है जिसमें लिखा होता है कि फ्रेंचाइजी को क्या क्या परफॉर्म करने ऑपरेशंस। फिर नेक्स्ट आती है हमारी प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट्स। तो प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट्स में दिखा जाता है कि एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है प्रोडक्ट की, मार्केटिंग कैसे करनी है, सब कुछ। फिर इसके बाद ऑनगोइंग साइट मेंटेनेंस, कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर किस किस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है, कौन कौन से लोगों को एम्प्लॉय करना है, और इवन आपकी फ्रेंचाइजी की शर्ट दी जाती है। सपोज मैकडी में जो लोग काम करते हैं तो उनकी प्रॉपर अलग शर्ट्स होती है, बर्गर किंग में जो लोग काम करते हैं तो उनकी शर्ट्स, उनकी यूनिफॉर्म अलग होती है। तो साइट को कैसे मेंटेन करना है, सो ये कुछ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज द टाइप्स ऑफ बिजनेस फ्रेंचाइजी। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस फ्रेंचाइजी में सबसे पहले आती है हमारी प्रोडक्ट फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है, देयर इज अ स्टोर ओनर, उसने क्या करा, ये 2-3 कंपनीज से राइट्स ले ली कि क्या मैं आपका प्रोडक्ट जो है बेच सकता हूँ, आपसे ही खरीद कर आपका प्रोडक्ट बेच दूँ। सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि उसने अलग अलग ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स से क्या लिया, अलग अलग ट्रेडमार्क कंपनीज जो थी उनसे राइट खरीद लिया और अब वो उनका प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल करता है। तो इन सबको क्या फ़ायदा हो रहा है कि इनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है, अलग अलग एरियाज में बिक रहा है, और दिस पर्सन इज टेकिंग दोज गुड्स, कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स लेकर जा रहा है और गुड्स जो है बिक रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। द सेकेंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि सपोज ये एक पर्सन है, एक स्टोर ओनर है, उसने क्या करा, 1 या 2 कंपनी से कहा कि मेरे को राइट्स दे दो कि मैं आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूं, जैसे आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो उसी तरीके से, और फिर मैं अपने एरिया में इस प्रोडक्ट को बेचूं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई। थर्ड बिजनेस नेक्स्ट आती है बिजनेस फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी वेंचर। इसमें क्या होता है, बिजनेस फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी वेंचर, इसका मतलब होता है कि एक पर्सन है, वो कहता है कि मैं आपके नाम का ही स्टोर खोल रहा हूँ, जिसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था हल्दीराम या मैकडी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग परमिशन ले रहे हैं कि मैं आपके नाम का ही एक स्टोर खोल रहा हूँ और मैं उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आपसे खरीदूंगा और फिर जो है बेचूंगा, बट सबको लगेगा दैट दिस इज द सेम पर्टिकुलर फर्म, मतलब ओरिजिनल फर्म नहीं, सपोज एडिडास हो गया,
ये लोग क्या कर रहे हैं, मेन एडिडास जहाँ से मैन्युफैक्चर होते हैं गुड्स, वहाँ से गुड्स लेकर आ रहे हैं, अपने स्टोर में रख रहे हैं और लोगों को बेच रहे हैं। सो दिस इज द एक्चुअल गुड, ये एकदम रियल गुड है और वही सेम प्रोडक्ट उनका ही बेच रहे हैं वो, बट सेम शोरूम बनाकर बिल्कुल सेम स्टोर, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीदा उन्होंने एक ही मैन्युफैक्चरर से राइट ली, वन स्पेसिफिक कंपनी से राइट ली और उसी का नाम का शोरूम खोला और वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी। बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है कि हम जो है बिजनेस में मैन्युफैक्चर भी करेंगे आपका प्रोडक्ट और बेचेंगे भी, जो हमारा वही से मैंने आपको भी ऊपर एग्जांपल बताया फूड और बेवरेज इंडस्ट्री का, कि हम आपका ट्रेडमार्क प्रोडक्ट बनाएंगे, जिस तरीके से जो जो ऑपरेशंस आप फॉलो करते हो उसी तरीके से हम आपका प्रोडक्ट मार्केट में बेचेंगे। सो दिस इज बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी की फॉर्मेट भी पूरा फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से आप पेमेंट कर रहे हो, किस तरीके से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, सैलरी कितनी दे रहे हो, इवन जो ड्रेस वो लोग पहनते हैं वो भी हम एग्जैक्ट आपकी वाली यूनिफॉर्म ही पहनाएंगे। सो दिस इज बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी। अब ये फ्रेंचाइजिंग अलग अलग स्टार्टअप्स को कैसे हेल्प करती है, तो स्टार्टअप्स, अगर आपका बिजनेस स्टार्टअप ही है तो आपको ऑलरेडी एक मार्केट मिल रही है, आपको रेडी मार्केट मिल रही है उस प्रोडक्ट की, क्योंकि लोग ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। नेक्स्ट है जो फ्रेंचाइजर है ना, वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है लोगों को कि आपको देखो ये मेरी ये जो फ्रेंचाइजर है, जैसे यहाँ पर मिस्टर ए बी हो गए, मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर ए के सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे इन रिटर्न ऑफ अ पेमेंट, ताकि वो उस बिजनेस को उसी तरीके से चलाएं जैसे मिस्टर बी चाहते हैं। एक नेक्स्ट क्या आता है, आप कॉपरेट करते हो, साथ साथ दोनों को ही फायदा हो रहा है, जिसमें हमने दोनों के बेनिफिट्स पढ़े हैं, और बिजनेस फास्टर रेट के साथ ग्रो करेगा, तो इसलिए स्टार्टअप्स को हेल्प हो जाती है। अब फ्रेंचाइजिंग की एडवांटेजेस पढ़ेंगे और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मिस्टर बी यानी जो फ्रेंचाइजर है उनको क्या क्या फायदे हो रहे हैं और उनको क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। तो मिस्टर बी को सबसे पहला क्या एडवांटेज हो रहा है, क्विक एक्सपेंशन की, बहुत तेजी से वो बिजनेस को एक्सपैंड कर पाते हैं। ठीक है, देयर इज अ क्विक एक्सपेंशन, वो बहुत तेजी से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे। अलग अलग रिटेलर्स को परमिशन दे दी, तुम मेरे नाम से प्रोडक्ट बेचो, तुम भी बेचो, सबसे फी भी मिल रही है इन रिटर्न उन्हें और एक्सपेंशन भी हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। साथ साथ कॉस्ट एडवांटेज का मतलब क्या है, अब वो कह रहे हैं कि ठीक है तुम मेरी फर्म की, तुम्हें राइट तो मिल गई, साथ साथ तुम्हें क्या देनी है, एक पेमेंट देनी है जो रॉयल्टी के बदले में, कि तुम्हें मैं अपने प्रोडक्ट, अपना ट्रेडमार्क्ड प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तुम्हें मार्केट मिल रही है तो मुझे इसके बदले में पेमेंट चाहिए। ट्रेनिंग देते हैं तो उसकी पेमेंट ये लोग रिसीव करते हैं। फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, सपोज आपने जितने भी आउटलेट्स होते हैं उसके अलग अलग मतलब उनकी कैटेगरीज होती है, जैसे इवन आप एग्जाम्पल ले लो बर्गर किंग, तो बर्गर किंग की जो पैकिंग होती है, पैकेजिंग, इवन जो प्लेट्स वो यूज़ करते हैं, जो स्ट्रॉज वो यूज़ करते हैं, हर एक चीज़, जो भी पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं वो सारे पैकेजिंग मटेरियल मिस्टर बी कहेंगे मिस्टर ए को कि आप मेरे से खरीदोगे, तो वो वाली जो चीज़ें हैं, वो वाले सामान भी उन्हें, उनकी भी पैसे उन्हें मिल रहे हैं, साथ साथ मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उन्हें मिल पा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद अब उन्हें ये जो पेमेंट मिल रही है, एक्स्ट्रा पेमेंट, ये एक्स्ट्रा पेमेंट वो किस में लगा सकते हैं, वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग में इस पेमेंट को यूज़ कर सकते हैं, इससे सेल और बढ़ जाती है उनकी। अब इनको नुकसान क्या क्या है मिस्टर बी को, डिसएडवांटेजेस क्या क्या वो फेस करेंगे। तो पहली डिसएडवांटेज ये होती है इनकी कि क्या कहते हैं, जो क्वालिटी फ्रेंचाइजीज हैं उसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे क्योंकि पैसा तो बहुत लोगों के पास है कि मैं आपका प्रोडक्ट बेच देता हूँ, बट हमें पता है ना कि अगर एक भी फ्रेंचाइजी में, ये इतनी सारी उसकी फ्रेंचाइजीज हैं, अगर एक भी फ्रेंचाइजी में कोई दिक्कत आई तो हर एक एरिया के लोग, जैसे ही वो सबको पता लगेगा तो हर एक एरिया के लोग समझेंगे, उन्हें तो इतना पता है ना कि दिस इज़ अ फर्म, किसी ने बोल दिया कि ये एक पर्टिकुलर कंपनी है, स्टारबक्स है, तो स्टारबक्स की कॉफ़ी में कोई पर्टिकुलर बेकार चीज़ निकली है, उसमें ये चीज़ है, तो अब हर एक फ्रेंचाइजी, जितनी भी स्टारबक्स की फ्रेंचाइजीज है, वहाँ से लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना छोड़ देंगे। ओके, तो क्वालिटी फ्रेंचाइजीज आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, और एक भी फ्रेंचाइजी में प्रॉब्लम आई तो सारी फ्रेंचाइजीज को दिक्कत हो जाएगी, तो सेल ओवरऑल गिर जाएगी उस प्रोडक्ट की। अब हम आएंगे मिस्टर ए, यानी वो जो फ्रेंचाइजी है, ये जो मिस्टर ए हैं, इनको क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट इन्हें होता है कि रेडी मार्केट मिलती है, उस प्रोडक्ट की मार्केट ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, ऑलरेडी इतना प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट ने एक्सेप्ट किया हुआ है, मार्केट ने उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस ऑलरेडी है, तो रेडी मार्केट आपको मिल गई। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, तो भाई जो हमारी फ्रेंचाइजर हैं वो खुद आकर एक्सपर्टीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे कि ऐसे ऐसे आपको बिजनेस चलाना है, सब कुछ ऑलरेडी आपको एक मैनुअल में सारे स्टेप्स अवेलेबल हैं,
आपको कोई बिजनेस प्लान नहीं बनाना, कोई ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए। इनिशियली बिजनेस को सेटअप करने में कितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट के पास जाने वाली, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। फिर आपको मार्केट की नॉलेज ऑलरेडी मिल जाती है क्योंकि फ्रेंचाइजर आपको सारी नॉलेज दे रहा है। फोर्थ इसमें आता है आपके पास आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इसमें आपका भी काम सस्ते में हो रहा है। आपका काम सस्ते में कैसे हो रहा है, आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी हो रही है? कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इसलिए पूरी है क्योंकि आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बच रही है, तो वहाँ पर आप अपना पैसा बचा पा रहे हो, ठीक है, आपका टाइम बच रहा है काफ़ी ज़्यादा। सो ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो जाती हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट इज द लास्ट वन, ऑपरेटिंग एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल्स, कि अब आपको बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है, बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सारी टेंशन भी आपको नहीं है क्योंकि सारी ये जो हेडेक है ये ऑलरेडी फ्रेंचाइजी उठा चुकी है, ठीक है। लेकिन अब इस मिस्टर ए को डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे अगर वो बिजनेस सेटअप कर रहा है। तो पहला नुकसान इसे होता है मिस्टर ए को फ्रेंचाइजी खरीदने का कि वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसे सिर्फ बता दिया कि आपको सिर्फ इसी तरीके से काम करना है, आप और कोई तरीका यूज़ नहीं कर सकते। तो यानी कि आप एक तरीके से आप रिस्ट्रिक्ट हो गए ना, आप अपना खुद काम नहीं कर सकते। अगर आपको न्यू आइडियाज़ भी आ रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में वो अप्लाई करके अपनी सेल्स नहीं बढ़ा सकते। फिर इसके बाद कॉस्ट इम्प्लीकेशन, इसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है क्योंकि हमें इतने सारे पैसे फ्रेंचाइजर को देने पड़ते हैं। फिर कहीं पर अगर आप सपोज आप पैकेजिंग में कम पैसे में पैकेजिंग कर सकते थे, आप बहुत ही सस्ते में कर सकते थे, बट आपको उसी फ्रेंचाइजर से ही वो पैकेजिंग मटेरियल खरीदना पड़ेगा। जैसे वो कह रहे हैं आपको यूनिफॉर्म भी उनकी खरीदनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, तो कॉस्ट आपकी यहाँ पर बढ़ रही है। नेक्स्ट इज वही आपके पास मतलब आप अपने तरीके से एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते जैसे आप चाहते हो, आप अपने तरीके से डिस्काउंट नहीं दे सकते, तो इनएबिलिटी टू प्रमोट द बिजनेस। फिर है वही रिस्क, रिस्क भी आपको लग रहा है। रिस्क किस तरीके का लग रहा है कि आपने देखा कि भाई इस प्रोडक्ट की इतनी सारी फ्रेंचाइजीज हैं, कहीं पर भी दिक्कत आई तो आपको नुकसान होगा, तो रिस्क तो आप भी बियर कर रहे हो ना, तो एक एक फ्रेंचाइज वो जो है रिस्क बियर करती है। इसके बाद हमने फ्रेंचाइजिंग अच्छे से समझ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। सबसे पहले तो मर्जर्स और एक्विजिशन ये भी एक ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे आप ग्रोथ कर सकते हो एक बिजनेस की और एक्सटर्नली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। अब मर्जर्स का मतलब क्या होता है, दो बिजनेस एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू बिजनेस, दोनों बिजनेस साथ आए और दोनों ने बिजनेस कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। ओके, अब जो हमारे मर्जर्स होते हैं ये अलग अलग फॉर्म के होते हैं। जैसे एक होता है एमेलगमेशन। एमेलगमेशन का मतलब क्या है, एमेलगमेशन का मतलब है जैसे एक बिजनेस एक्स था, दूसरा बिजनेस वाई था, दोनों कंबाइन होकर इन्होंने बिजनेस जेड बना दिया। यानी इसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, इसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस, मतलब इसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस है, बट अब एक्स और वाई जो है ये कुछ एग्जिस्ट करते ही नहीं, दे डू नॉट एग्जिस्ट। अब एक नई फर्म एग्जिस्ट करती है जेड, जो इन दोनों से बड़ी है, एक्स से भी बड़ी है और जेड से भी, वाई से भी बड़ी है। सेकेंड आता है मर्जर की दूसरी फॉर्म एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, एक्स एक बहुत बड़ी फर्म थी, वाई एक छोटी सी फर्म है, अब ये मार्केट में आई और वाई फर्म जो है मार्केट में थोड़ी सी सेल करनी शुरू कर दी वाई ने। एक्स ने क्या करा, तुम मेरे कंट्रोल में ही आ जाओ, तुम मेरे अंडर ही आ जाओ, मैं तुम्हें एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और एक्स फर्म ही रहेगी, फर्म का नाम एक्स ही रहेगा, ठीक है। और लेकिन वाई की एंटिटी कहीं नहीं जा रही, वाई का नाम अभी भी मार्केट में है, सब लोग उस प्रोडक्ट को वाई के नाम से ही खरीद रहे हैं, इसके प्रोडक्ट को एक्स के नाम से खरीद रहे हैं, पर एक्स जो है ना ये अभी ऊपर चल रहा है, एक्स ने इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, यानी वाई जो है एक्स की बात मानकर ये एक साथ काम कर रहे हैं। ओके, सो एब्जॉर्प्शन इसे कहते हैं। तो एमेलगमेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड और एब्जॉर्प्शन यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स ओनली। ओके, अब इसमें हम आते हैं मर्जर्स के टाइप्स पर कि कितने टाइप के मर्जर्स होते हैं। वो जो मैंने बताया एमेलगमेशन और एब्जॉर्प्शन ये मर्जर की फॉर्म थी। ओके, अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ मर्जर्स पर। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मर्जर्स, जिसमें सबसे पहला आता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का मतलब होता है जब बिल्कुल टोटली अनरिलेटेड बिजनेस, बिल्कुल अनरिलेटेड, एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट ही नहीं करते, अनरिलेटेड बिजनेस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो वो कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस होता है। इसका एग्जाम्पल है वॉल्ट डिज्नी और अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। तो ये वॉल्ट डिज्नी भी एक कंपनी है, ये तो पता ही है सबको, इसके सारे हम मूवीज देखते हैं, और एक है अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ये दोनों के दोनों बिजनेस एक दूसरे के साथ आ गए। इससे क्या हुआ, अब अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ये टीवी पर जो भी अब मूवीज शो करते थे वो वॉल्ट डिज्नी की शो करने लग गए, है ना। तो इनको भी फायदा हो गया कि अब इनकी मार्केट बढ़ गई, क्योंकि लोग इसके मतलब इनके जो चैनल्स हैं इनके शोज बहुत ज़्यादा पसंद करते थे।
अब इस कंपनी ने इन दोनों ने एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, इनको एक जगह मिल गई, एक चैनल मिल गया जहाँ पर ये लोग अपनी टीवी शोज शो कर सकते हैं। और अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को एक ऐसे शोज मिल गए जो कि वो मार्केट दिखाएंगे लोगों को, तो उनकी मार्केट बढ़ेगी, कस्टमर्स देखेंगे उनका चैनल। तो ये दोनों कंबाइन हो गए। जब टोटली अनरिलेटेड बिजनेस कंबाइन होते हैं, कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस। एक होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है जैसे कोक और पेप्सी, ठीक है, ये दोनों के दोनों बिल्कुल ही एक साथ है, एकदम एक लेवल पर काम करते हैं। ये भी उतना ही बड़ा बिजनेस है, इनका भी उतना ही बड़ा बिजनेस है, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं। तो जब ये दोनों सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक ही इंडस्ट्री है, सेम टाइप का प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो जब ये दोनों ऐसी कंपनीज मर्ज हो जाए, ये हुआ नहीं है कभी, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर ऐसी दो कंपनीज जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। इससे क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मर्जर का सबसे मेन बेनिफिट होता है एलिमिनेट कॉम्पिटिशन। आपका कॉम्पिटिशन जो है बिल्कुल खत्म हो गया। थर्ड टाइप ऑफ मर्जर जो होता है वो होता है हमारा मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर का मतलब क्या होता है, सपोज हम दो प्रोडक्ट्स हैं, दो कंपनी सेम तरीके का प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट ही बेचती हैं। अब ये जो पर्सन है इस प्रोडक्ट को इन एरियाज में बेच रहा है, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। जो दूसरा पर्सन है इस प्रोडक्ट को एरिया पी, एरिया क्यू और एरिया आर में बेचता है। जब ये दोनों साथ आ जाएंगे तो इनकी मार्केट बढ़ गई ना प्रोडक्ट की। अब ये सेम प्रोडक्ट को अलग अलग एरियाज में बेच रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट एक्सपैंड हो गया। तो मार्केट एक्सटेंशन, कॉन्ग्लोमरेट, हॉरिजॉन्टल। फोर्थ आता है प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर का मतलब क्या होता है, सपोज मेरी पेंसिल्स की कंपनी है और दूसरे पर्सन की इरेजर्स की कंपनी है, और ये दोनों बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं कि पेंसिल्स अगर कोई पर्सन खरीदेगा तो ऑब्वियसली इरेजर भी परचेज करेगा ही करेगा। तो जब ये दोनों एक साथ आ जाएं, आप देखते हो ना पेंसिल बॉक्स के अंदर आप मतलब जो पैकेट्स आते हैं, पेंसिल्स भी होते हैं बहुत सारी, उसमें एक इरेजर और एक शार्पनर ऐसे होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये दो अलग अलग इंडस्ट्रीज ने एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लिया और एक बड़ी सी इंडस्ट्री बना ली। तो इससे स्केल बढ़ गया इनका, स्केल बढ़ने से कॉस्ट कम हो गई, ज़्यादा स्केल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर्स हो गए कि अब एक ही कंपनी ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स बेच पा रही है। नेक्स्ट आता है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर का मतलब क्या होता है, सपोज मेरी एक कंपनी है कार प्रोड्यूस करने वाली, और या फिर कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी एक कंपनी है कंप्यूटर्स प्रोड्यूस करती हूँ मैं, ओके। अब मैंने क्या करा, एक और कंपनी है जो कंप्यूटर्स में सपोज कीबोर्ड प्रोड्यूस करती है। मैं क्या करती थी, पहले कीबोर्ड इनसे खरीदती थी। अब इन दोनों कंपनीज ने क्या किया, कीबोर्ड कहीं से खरीदते हैं, माउस कहीं से खरीदते हैं, सीपीयू कहीं से इन्होंने मैन्युफैक्चरर खरीदा। अब इन्होंने क्या करा, सपोज कीबोर्ड वाली फर्म के साथ ये कंबाइन हो गए। तो कंप्यूटर कीबोर्ड से तो ऊपर है, तो एक ही जगह पर पहले कीबोर्ड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और एक ही नाम से वो कंप्यूटर्स में कंबाइन होकर बेक रहे हैं हम लोग। तो ऐसा जो मर्जर होता है इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल मर्जर, जिसमें दो अलग अलग लेवल की इंडस्ट्रीज जो है, मतलब एक ही इंडस्ट्री बट इनका लेवल अलग अलग है, वो कंबाइन होते हैं, दैट इज द वर्टिकल मर्जर। तो कॉन्ग्लोमरेट अनरिलेटेड बिजनेस वाले, हॉरिजॉन्टल जब सेम टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, और मार्केट एक्सटेंशन जब अलग अलग मार्केट्स में आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर होता है जब सेम टाइप के प्रोडक्ट एक ही इंडस्ट्री में आते हैं, और वर्टिकल मर्जर आप डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हो। अब मर्जर, और इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एक्विजिशन, ठीक है। अब लास्ट जो टॉपिक है एक्विजिशन, इसके बाद हम ये समझेंगे कि मर्जर और एक्विजिशन क्यों करना चाहिए हमें, कि और इसके क्या क्या नुकसान है और इसके क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो एक्विजिशन जो होता है, एक्विजिशन का मतलब है मिस्टर ए थे, सपोज हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स ने मिस्टर बी की कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, ओके। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई की कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया। मर्जर में तो दोनों साथ आ रहे थे मिलकर, है ना, अनरिलेटेड बिजनेस साथ आ रहे थे, या डिफरेंट प्रोडक्ट्स वाले बिजनेस साथ आ रहे थे, ठीक है, या डिफरेंट कॉम्पिटिशन वाले बिजनेस साथ आ रहे थे, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं ये बहुत आराम से, ये मर्जर है, ठीक है। या तो वो एमलगमेट हो रहे हैं कि x प्लस वाई जेड, या एक ने मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स है पर y की आइडेंटिटी नहीं गई, यहाँ पर y की आइडेंटिटी चली जाएगी, y एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सिर्फ x ही नाम से जाना जाएगा, किसी को पता ही नहीं y है। तो मर्जर काफ़ी रिस्पेक्टफुली होता है। एक्विजिशन रिस्पेक्टफुली भी हो सकता है, फ्रेंडली वे में भी हो सकता है, बट y की कोई आइडेंटिटी नहीं बचेगी। एक्वायर कर लेना, टारगेट फर्म को अपने कंट्रोल में कर लेना, ठीक है। अज्यूम कंट्रोल ओवर द टारगेट फर्म, क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन में, अज्यूम कंट्रोल ओवर द टारगेट फर्म, ओके। तो अब इसमें टाइप्स ऑफ एक्विजिशन पढ़ेंगे डायरेक्टली हम, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है।
सबसे पहला आता है फ्रेंडली एक्विजिशन, कि काफ़ी म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशंस में आप दोनों फर्म्स जो है कंबाइन कर रहे हो, दैट इज फ्रेंडली एक्विजिशन. नंबर 2 इज रिवर्स एक्विजिशन. रिवर्स एक्विजिशन क्या होता है कि वैसे तो मोस्टली क्या होता है, जैसे पब्लिक कंपनी होती है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट तो है कितना भी फंड कंट्रोल कर सकती है, सब बड़ी से बड़ी कंपनी चला सकती है. पर जब एक प्राइवेट कंपनी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा लेती है कि ये इतना रेवेन्यू नहीं होना चाहिए, मतलब एक पर्सन के पास बहुत ही एक लिमिट एक्सीड हो गई प्राइवेट कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है. ठीक है, अब ये तो हो गया पब्लिक ने प्राइवेट को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो नॉर्मल प्रोसेस है. अब ये फ्रेंडली तरीके से भी हो सकता है और हॉस्टाइल तरीके से भी हो सकता है. हॉस्टाइल इज कि लड़ झगड़ कर, फोर्सफुली. तो फ्रेंडली तरीके से भी हो सकता है, पब्लिक ने प्राइवेट को अपने कंट्रोल में कर लिया. हॉस्टाइल तरीके से भी हो सकता है, या फिर वही सेम चीज़ मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपने कंट्रोल में कर लिया. तो ये फ्रेंडली तरीके से भी हो सकता है और हॉस्टाइल तरीके से भी हो सकता है. ठीक है, बट रिवर्स एक्विजिशन क्या होता है? रिवर्स एक्विजिशन मतलब बिल्कुल उल्टा, कि प्राइवेट कंपनी ने पब्लिक कंपनी को टेक ओवर कर लिया. ये कब होता है? जैसे कई बार पब्लिक कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट्स, अपने फर्म्स को सेल करना चाह रही है. ठीक है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि प्राइवेट कंपनी से कंट्रोल में ले ले. तो जब गवर्नमेंट कंपनी खुद को ही कहती, प्राइवेट कंपनी को ही कहती है कि आप इस कंपनी को खरीदो, इसे रिवर्स एक्विजिशन कहा जाता है. एंड द लास्ट वन इज बैकफ्लिप एक्विजिशन. बैकफ्लिप एक्विजिशन बहुत ही रेयरली होता है, 1 या 2 केसेस होंगे इसके आज तक के. ये बहुत ही रेयर केस है. इसमें क्या होता है, सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी की कंपनी को खरीदा. ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी की कंपनी को खरीदा, बट धीरे धीरे क्या किया, मिस्टर बी ने इस तरीके से रूल इस्टेब्लिश करना शुरू करा कि अब मिस्टर बी ऊपर है और मिस्टर बी के अंडर में मिस्टर ए काम कर रहे हैं. तो ये बैकफ्लिप एक्विजिशन होता है. ओके, अब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं अगर हमें मर्जर और एक्विजिशन का प्रोसेस करना है. ठीक है, मर्जर और एक्विजिशन करते टाइम क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. तो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप होता है आप एनालाइज करो, एनालिसिस ऑफ क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स, कि क्यों करना है आपने, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा और आपको क्या फ़ायदा है, जो परचेज कर रहा है, और परचेज कंपनी को क्या फ़ायदा है जो परचेज होना चाह रही है अपने. तो पहले तो हम फ़ायदा देखते हैं सबसे पहले कि क्यों कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्यों करना है. फिर हम आइडियाज़ जनरेट करते हैं. जनरेटिंग आइडियाज़ का मतलब कि आप पहले एक एक कंपनी को स्टडी करते हो कि कौन कौन सी कंपनी किस तरीके से है, किस कंपनी के साथ मुझे मर्ज होना चाहिए, किस कंपनी को अक्वायर करना चाहिए. तो आइडियाज़ जनरेट करते हैं पहले हम. आइडियाज़ जनरेट करना मतलब आप लिस्ट करते हो पूरी कंपनीज को कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिसको हम कंबाइन कर सकते हैं. मैं ऐसी कंपनी के साथ कंबाइन हो जाऊं जिससे मेरा प्रोडक्ट एक्सपैंड हो जाए, या ऐसे करते हैं कि मैं किसी कॉम्पिटिटर के साथ कंबाइन हो जाती हूँ जिससे क्या होगा, कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा. तो आप जनरेट करते हो आइडियाज़. फिर थर्ड थिंग हम क्या करते हैं, वैल्यूइंग कंपनीज, यानी हम हर एक कंपनी की वैल्यू देखते हैं. वैल्यूइंग कंपनीज में आप देखते हो उसकी एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, कितने कर्जे में है, प्रॉपर चीज़ें. फिर इसके बाद कंपनीज को वैल्यू करने के बाद आपने आइडियाज़ देखे, आपने लिस्ट करी कंपनीज, फिर आपने वैल्यू दी इन सबको. फिर आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कि हाँ किस में पोटेंशियल है मेरे साथ कंबाइन होने का, या किस में पोटेंशियल है जिसको मैं एक्वायर करूँ तो मेरे को फ़ायदा हो. तो आप पोटेंशियल पार्टनर्स को क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो. दैट इज़ द फोर्थ स्टेप. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग अप डॉक्यूमेंटेशन. जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपका मेन पोटेंशियल पार्टनर कौन है, फिर हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं. एक अग्रीमेंट बनती है, कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट होती है कि आप ऐसे करके कंबाइन हो, इस तरीके से कंबाइन होना है. नेक्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, ड्यू डिलिजेंस. डिलिजेंस का मतलब लॉयर्स और अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं कि अब एक काम करो भाई, हमारे फंड्स ये रहे, इनके फंड्स ये रहे, इनके पास ये रिसोर्सेज हैं, अब तुम एक अग्रीमेंट बनाकर दे दो और प्रॉपर बताओ कि कैसे कैसे हमें फंड्स को अरेंज करना चाहिए. तो फिर वो पूरा डिसाइड करता है, प्लान बनाते हैं बिजनेस का. 7th स्टेप क्या करते हैं, मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट का काम है दोनों कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं इन सबको एक साथ लेकर आना, उनको एक साथ काम करवाना, सपोर्ट करवाना. फिर इसके बाद कंडक्टिंग नेगोटिएशंस. नेगोटिएशंस का मतलब क्या होता है कि वही डील करने में जब हम डिसाइड करते हैं कि ठीक है ये वाली चीज़ फाइनल करते हैं, लास्ट स्टेप हमारा ये है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ अग्री कर रहे हैं और एक डील पर आ गए, साइन कर रहे हैं डील. सो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. फिर लास्ट स्टेप जो होता है इसके बाद कि मर्जर और एक्विजिशन हम करते क्यों हैं, तो सबसे पहला आता है साइनर्जी. साइनर्जी का मतलब होता है जैसे 2 + 2 = 5 की ये एक ए फर्म है, ये एक बी फर्म है, जब इन्होंने कंबाइन करा तो एक ऐसी फर्म बनाई जो इन दोनों के रिसोर्सेज से कई ज़्यादा है. इसके पास कुछ 10,000 रिसोर्सेज है, इसके पास भी 10,000 रिसोर्सेज है, इसके जो रिसोर्सेज हैं ये 30,000 है.
तो कुछ ऐसा, इसे हम कहते हैं साइनर्जी। तो ये क्यों होता है? ऑब्वियसली अब दोनों एक साथ आ गई, अब स्केल बढ़ गया। जब ज़्यादा स्केल पर आप काम करते हो तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, और कॉस्ट कम हो रही है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। अब साइनर्जी जो है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है आपको नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है। सपोज एक ए फर्म थी, ए फर्म के पास टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, बट यहाँ पर अब क्या हुआ, ए फर्म की, अब ए और बी दोनों कंबाइन हो गए, अब बी को ए के टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा मिल रहा है, तो न्यू टेक्नोलॉजी। थर्ड इज इम्प्रूव्ड प्रॉफिट्स, आपके प्रॉफिट्स जो हैं ये बढ़ गए, प्रॉफिट इंप्रूव हो गए अब हमारे कंपनी के, क्योंकि अब हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई। ऑब्वियसली अब बी के पास पैसे ज़्यादा थे और ए के पास सपोज टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी, ए को टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करनी आती थी या टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आता था। अब क्या हुआ, दोनों चीज़ें कंबाइन हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी जनरेट कर पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। नेक्स्ट इज वही कॉम्पिटेंसी मिल गई, अब दो फर्म आ गई एक साथ। एक बड़ी सी फर्म थी सी फर्म, अब ए और बी जो है दोनों साथ आ गए और इन्होंने एक बड़ी सी फर्म बना ली। अब ये क्या कर रहे हैं, ये इसके ऊपर चले गए ना, सी से ज़्यादा कमा पा रहे हैं अब ये, तो कॉम्पिटेंसी जनरेट हो जाती है। फिर आप नई नई मार्केट्स में घुस पाते हो, क्योंकि अगर इसकी मार्केट अलग थी, इसकी मार्केट अलग थी, अब आपने प्रॉफिट भी कमा लिया, आपने बिजनेस को एक्सपैंड कर दिया, तो मार्केट्स भी बढ़ जाएंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसका बेनिफिट होता है फंड्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन थी, बैंक इसको लोन नहीं दे रहा था, ठीक है, बैंक ने इसको लोन नहीं दिया, बैंक ने कहा आपके पास इतने अच्छे फंड्स नहीं है। बी के साथ जब ये कंबाइन हुआ तो एक बड़ी सी फर्म बन गई, अब बैंक इनको जो है फंड्स देने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि अब एक बड़ी कंपनी है। सेवेंथ आता है हमारे पास टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं, सपोज एक कंपनी जो है लॉस में चल रही है और एक कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। जब ऐसी दो कंपनीज जो है कंबाइन होती हैं तो क्या होगा, इसका लॉस कवर हो जाएगा इसके प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। पर इससे इस वाली कंपनी को क्या फ़ायदा, इसको तो फ़ायदा हो गया कि अब इसका लॉस सारा खत्म हो गया, सारा सेट ऑफ हो गया, बट इसको क्या फ़ायदा होगा, व्हाट इज़ द बेनिफिट टू दिस कंपनी, इनका जो टैक्स है वो बच रहा है। इन्होंने कहा कि हमने इस कंपनी को अक्वायर करा और इनके लॉसेस को कवर कर लिया, तो इससे क्या हुआ, इनको जो टैक्स पेमेंट करनी थी गवर्नमेंट को अपना प्रॉफिट कमाने पर, वो बच गया, और इनको ये वाली कंपनी भी मिल गई, तो इसके रिसोर्सेज भी इनको मिल गए, तो टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। एंड अब क्यों ये हमें नहीं करना चाहिए, फेलियर क्या क्या इसके नुकसान हैं मर्जर्स और एक्विजिशन के। तो फेलियर ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन, वेरी लास्ट टॉपिक हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहला आता है इसका अनरियलिस्टिक प्राइस, कि सपोज मैंने किसी कंपनी को टारगेट कंपनी को एक्वायर करना है, तो बहुत महंगी, मतलब जैसे वो जो बेचने वाला पर्सन है कि आप मेरी कंपनी को खरीद लो, तो काफ़ी ज़्यादा कई बार अगर हमने गलत प्राइस सेटअप कर दिया, अगर हमने ज़्यादा महंगी खरीद ली तो हमें नुकसान हो जाता है उसका। तो प्राइस क्या सेट करना चाहिए, ये बहुत दिक्कत आती है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेट करवाना, इंटीग्रेशन में काफ़ी डिफिकल्टीज आती है। क्यों, सपोज ये वाली जो फर्म थी इसका बिजनेस एनवायरनमेंट अलग था, यहाँ के एम्प्लॉयज़ अलग तरीके से काम करते थे, यहाँ के कंडीशंस अलग थी, यहाँ की वर्किंग कंडीशंस अलग है, यहाँ के एम्प्लॉयज़ इन लोगों के साथ कंबाइन ही नहीं कर पा रहे, इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहे, मिल ही नहीं रहे। फिर नेक्स्ट आ जाता है ओवर स्टेटेड साइनर्जीज। किसी हमने कहीं से डिस्कस किया, किसी ने कहा कि अगर आप इस वाली फर्म के साथ कंबाइन होंगे, जैसे 2 और 2 तुम दोनों के पास जो रिसोर्सेज हैं ये 6 टाइम्स हो जाएंगे कुछ, तो तुम्हारे रिसोर्सेज 24 यूनिट्स हो जाएंगे, तुमने ओवर स्टेट कर दी साइनर्जी, है ना। बट ऐसा हुआ ही नहीं, जब इन दोनों ने कंबाइन किया तो सिर्फ 4 ही निकल के आया आउटपुट, तो कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। नेक्स्ट कई बार क्या होता है, पुअर बिजनेस फिट, आप डिसाइड नहीं कर पाते, आपने किसी गलत इंडस्ट्री के साथ, किसी गलत बिजनेस फर्म के साथ कंबाइन कर लिया, जो कि दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज ही नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बोर्डरूम स्प्लिट। बोर्डरूम स्प्लिट मतलब दोनों कंपनी के मैनेजर्स एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में आ गए। फिर ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज, वही एम्प्लॉयज़ को इश्यूज आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ड्यू डिलिजेंस इशू। ड्यू डिलिजेंस इशू मतलब कि सीए वगैरह लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि हम किसको रिसोर्स, कितने रिसोर्स किसको अलॉट करें, किस तरीके से कंबाइन करें, क्योंकि दोनों फर्म्स के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं, दोनों फर्म्स के अलग अलग लाइबिलिटीज़ हैं, दोनों फर्म्स के अलग अलग एसेट्स हैं, तो उनको कंबाइन करना भी काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है। ओके, सो दीज आर द रीजन्स वाई दिस एक्विजिशंस एंड मर्जर्स फेल्स, and these 3 topics are finished by the end of this video. So I hope you like this. Do share this with your friends and subscribe to my channel.